नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रेम एकेडमी पे, जहां सफलता ही है हमारा लक्ष्य। दोस्तों, मैं हूं प्रेम और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ में एक और नए सेशन के साथ में। तो दोस्तों, हम लोग बात करते रहे थे भारत की राज्य व्यवस्था विषय पर, उसी पे हम लोग आज भी आगे चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कल जैसे कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं की तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कभी कभी वीडियो नहीं अपलोड हो पाती है, तो उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। आइंदा से मैं ध्यान रखूंगा कि चीज़ों का कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम आप तक डिलीवर कर पाएँ। रही दोस्तों कंटेंट की बात, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ जितना कंटेंट मैं दे रहा हूँ आपको सारे एग्ज़ाम्स के वजह से परफेक्ट होगा और इनफ होने वाला है। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, जितना मैं लिखवा रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उतना ही आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए और कोई भी एग्ज़ाम देने चले जाइए। अगर इस कंटेंट से बाहर, इससे बाहर कुछ भी आता है तो आप मुझे बताइएगा। तो दोस्तों, करना क्या है, हम आप चर्चा करेंगे आज क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 12 से 35 के बीच में भाग 3 में। तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया था आर्टिकल 24 तक। आर्टिकल 24 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल के बच्चों को वो अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराएं। ये बात हम लोगों ने जान ली थी अनुच्छेद 24 में। ठीक है, ये अनुच्छेद 24 में दरअसल ये था कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कि जो खतरनाक कारखाने हैं उनमें काम करने से प्रतिबंधित करता है, या क्या कह सकते हैं, बाल श्रम को प्रतिबंधित कर सकता है। उसके लिए कई सारे कानून भी बनाए गए हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं सरकार के। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग अपने विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो आज का जो विषय है, आज जो हम पढ़ने वाले थे, आर्टिकल 25 के बारे में पढ़ने वाले थे। आर्टिकल 25 कौन सी स्वतंत्रता की बात करता है? तो आर्टिकल 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। कौन सी धार्मिक स्वतंत्रता की बात कौन करता है? आपका आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का दरअसल जो उल्लेख किया गया है आपका, वो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में किया गया है। कितने? 3 आर्टिकल्स में, 25, 26, 27 और 28, 4 आर्टिकल्स में आपका धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें उन स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है जो धर्म से रिलेटेड हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं आपकी। किसी भी धर्म को आपको मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म के अनुसार आपको आचरण करने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, या अपनी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने की स्वतंत्रता, इन सब स्वतंत्रताओं की बात करता है आपका आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। तो हम लोग चर्चा का आज जो विषय रहेगा हमारी, हम यही चर्चा करने वाले हैं कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है या किन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए चर्चा करते हैं दोस्तों आर्टिकल 25 के बारे में। आर्टिकल 25 क्या कहता है? हम जो अपनी अगली स्वतंत्रता के बारे में पढ़ने वाले थे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे हमारी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में। तो मौलिक अधिकारों में जो हमारा अगला अधिकार था वो क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस बात को हम समझ रहे थे दोस्तों। तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपका, ये कहां पे है? आपका आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। किसमें? 25 से 28 के बीच में। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि आर्टिकल 25 हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 25 देखिए, आर्टिकल 25 की जब हम बात करेंगे, क्योंकि हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो देखिए आर्टिकल 25 भी यही बात कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता होगी, तथा धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता होगी और उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। यह आपका क्या आर्टिकल 25 कहता है। कौन कौन सी बातें आर्टिकल 25 कहता है मैंने आपको बताई क्या? ध्यान से देखिएगा, आप एक एक चीज को मैं बताऊंगा। पहली कौन सी? अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की। दूसरी बात क्या? धर्म को अबाध रूप से मानने की,
मानने की स्वतंत्रता, ये हम सारी बातें किसमें कर रहे हैं, धर्म के रिस्पेक्ट में। मानने की स्वतंत्रता, ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता, धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता, तथा क्या, उसका प्रचार एवं प्रसार करने की स्वतंत्रता, प्रचार एवं प्रसार करने की स्वतंत्रता। तो ये बात कौन कहता है, आर्टिकल 25 कहता है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 में दो व्याख्याएं और की गई हैं। दो व्याख्याएं कौन कौन सी की गई हैं, दो स्पेशल कंडीशंस हैं। आप उनको स्पेशल कंडीशन किस तरह ट्रीट कर सकते हैं कि जो कृपाण होता है आपका, कृपाण आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे सिख लोग हैं जो वो कृपाण अपने साथ में धारण करते हैं। तो ये जो कृपाण है उसको क्या, धर्म का अंग माना जाएगा, क्या, सिख धर्म का अंग माना जाएगा। ये आपका कौन कहता है, आर्टिकल 25 का 1। ठीक, दूसरी बात क्या, दूसरी बात क्या कहता है कि हिंदुओं में कौन कौन शामिल होगा, हिंदुओं में आपके जैन, बौद्ध, सिख, कौन, हिंदू कौन कौन से होंगे, हिंदुओं में कौन कौन शामिल होगा आपका, जैन, बौद्ध और सिख आदि, सिख आदि। तो ये बात आपकी कौन करता है, आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। आर्टिकल 25 का देखिए एक अपना अलग महत्व है, क्योंकि आर्टिकल 25 हमारी धार्मिक स्वतंत्रताओं की बात करता है कि हम अपने धर्म की अंतःकरण की स्वतंत्रता है, उसको मानने की स्वतंत्रता है, धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है, तथा हमारे धर्म को या अपने आप का जो धर्म हो उसका प्रचार प्रसार करने की आपको स्वतंत्रता है। तो ये बात आपका कौन, आर्टिकल 25 इस बात का उल्लेख करता है। चलिए जानते हैं आर्टिकल 26 क्या कहता है। आर्टिकल 26 देखिए 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं को देता है हमको, कितनी, 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है, लेकिन उसमें 3 शर्तें भी हैं। तो हम इस प्रकार से इसको जान सकते हैं कि जो आर्टिकल 26 है हमारा, वो 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं की तो बात करता ही है, लेकिन उसमें क्या 3 शर्तों के साथ में वो 4 बातों की स्वतंत्रता हमको मिलती है। तो हम आर्टिकल 26 की बात करने वाले हैं, आर्टिकल 26 की बात करने वाले हैं। तो आर्टिकल 26 में जो 4 स्वतंत्रताएं दी गई हैं कुछ इस प्रकार से हैं, चारों के बारे में हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी धार्मिक स्वतंत्र संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। पहली बात क्या, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। दूसरी बात क्या है कि अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। आप जैसे मान लीजिए वो धर्म विषय कार्य आप बहुत जगह जागरण होते हुए देखते होंगे, रात में जगराते हुए देखते होंगे, माता की चौकी होते हुए देखते होंगे, तो वो सब क्या धर्म विषय प्रबंधन कार्य हैं। वो धर्म विषय कार्य है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का वो एक तरीका है। तो वो क्या आपका हो जाएगा धर्म विषय कार्य करने का प्रबंध। ठीक है, तो धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार। तो ये आपकी बात करता है 26 का जो दूसरा अधिकार है इस बारे में बात करता है। तीसरी बात क्या कहता है, जंगम अथवा स्थावर संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार। जंगम, ध्यान दीजिएगा इन 2 शब्दों पे, जंगम या स्थावर। जंगम या स्थावर को हम कह सकते हैं चल अथवा अचल। कैसी, चल अथवा अचल संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार देता है आपका कौन, आर्टिकल 26। संविधान का जो अनुच्छेद 26 है यह आपको जंगम अथवा स्थावर चल या अचल संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार देता है। और अगर हम चौथी अगर अधिकार की बात करें कि ये जो संपत्ति है जंगम या स्थावर चल या अचल संपत्ति है, तो इसका क्या समुचित उपयोग करने का भी अधिकार देता है। क्या, समुचित उपयोग करने का अधिकार।
अधिकार। तो ये 4 स्वतंत्रताएं किसमें है आपकी? आर्टिकल 26 में। तो आर्टिकल 26 आपका क्या इन 4 स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है। मैंने बताया कि आर्टिकल 4 स्वतंत्रताएं तब देगा 3 शर्तों के साथ में 4 स्वतंत्रताओं को आर्टिकल 26 में उल्लेखित किया गया है। तो हमने इन 4 स्वतंत्रताओं की तो बात कर ली, इन 4 स्वतंत्रताओं की तो बात कर ली, लेकिन वो 3 शर्तें क्या हैं? 3 शर्तें क्या हैं जो इनको लागू करने में सहायक होंगी? वो 3 शर्तों के बारे में भी हम अब चर्चा कर लेते हैं। तो वो 3 शर्तें क्या हैं? पहली बात तो क्या, जो धार्मिक संस्था, जो धर्म है वो क्या एक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। क्या? एक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार आत्मिक तुष्टि के अनुकूल होना चाहिए। क्या? पहली बात तो क्या कि क्या होना चाहिए? व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। व्यक्तियों का समूह होना चाहिए कि एक धर्म है तो उसके व्यक्तियों का एक समूह होना चाहिए। दूसरी बात क्या कि इनका जो भी कार्य हो वो उनकी आत्मिक तुष्टि के अनुकूल हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरी बात क्या कहता है? इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए। क्या? एक संगठन होना चाहिए। एक संगठन होना चाहिए। संगठन होना चाहिए। तीसरी बात क्या कहता है? इनका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। क्या? विशिष्ट नाम होना चाहिए। विशिष्ट नाम होना चाहिए। नाम होना चाहिए। तो ये हमने बात कर ली आर्टिकल 26 के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 26 ये जो 3 शर्तें हैं ये कौन आपका उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट लागू करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट लागू करता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 27 के बारे में। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि राज्य कर के रूप में एकत्रित धनराशि को, क्या? राज्य कर के रूप में एकत्रित धनराशि को किसी भी विशिष्ट धर्म के प्रचार या प्रसार में व्यय नहीं कर सकता या रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। तो इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना होगा। 27वां आपका क्या कहता है? आर्टिकल 27 आपका क्या कहता है कि राज्य कर के रूप में एकत्रित संपत्ति का व्यय क्या किसी एक विशिष्ट धर्म के रख रखाव के लिए नहीं कर सकता। तो यह आपका क्या कहता है? आर्टिकल 27 क्या कहता है कि राज्य जो है वो कर जो है उसको क्या व्यय नहीं कर सकता, किसमें? धार्मिक रख रखाव में, धार्मिक स्थल के धार्मिक रख रखाव में। तो इस बात को भी आपको समझ लेना होगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 28 की, आर्टिकल 28 क्या कहता है आपका कि कोई भी आपका शिक्षण संस्थान है जो भी, वहां पे क्या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कैसी? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस बात का उल्लेख करता है आपका आर्टिकल 28। आर्टिकल 27 आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है कि राज्य जो भी पैसा कर के रूप में एकत्रित करता है, राज्य जो भी पैसा कर के रूप में एकत्रित करता है उसका व्यय धार्मिक रखरखाव में नहीं कर सकता, एक विशिष्ट धर्म के रखरखाव में नहीं कर सकता। यह आपका आर्टिकल 27 कहता है। चलिए आर्टिकल 28 की बात कर लें। अगर हम आर्टिकल 28 क्या कहता है आपका, किसी भी प्रकार की सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षण नहीं दिया जाएगा। क्या कहता है? 28 क्या कहता है आपका कि धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है। किस पे? धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है आपका कौन? आर्टिकल 28। किसमें? सरकारी या गैर सरकारी संस्था में, या गैर सरकारी संस्था में। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम आर्टिकल 28 की अगर हम बात कर रहे हैं
अगर ये बात हमने की कि ऐसा मतलब कोई जो धार्मिक शिक्षा है वो क्या किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों में नहीं दी जा सकती, लेकिन ऐसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ऐसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है जिन पर प्रशासन तो राज्य कर रहा हो, जिन पर क्या प्रशासन तो राज्य का ही हो, मतलब जो उनकी गवर्निंग बॉडी है वो राज्य के अंदर आती हो, लेकिन क्या उसकी स्थापना विन्यास या न्यास के तहत हुई हो, किसके विन्यास या न्यास के तहत हुई हो। तो इस बात को भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि धार्मिक जो शिक्षा है वो सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों में नहीं दी जा सकती, लेकिन ये धार्मिक शिक्षा उन संस्थानों में दी जा सकती है। ये बात वहां पर लागू नहीं होती है कि जहां संस्थान सरकार के अंडर तो आता हो, लेकिन क्या उसकी स्थापना विन्यास अथवा न्यास के द्वारा की गई हो, के द्वारा या के अधीन की गई हो। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। चलिए हम आर्टिकल 29 से 30 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 29 और 30 क्या कहता है? तो आपकी अगली जो स्वतंत्रता होगी संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। कौन सी? मैंने आपको बताई थी एक ट्रिक शुरुआत में। समता ने स्वतंत्रता से कहा कि शोषण हमारे धर्म में नहीं, ऐसी हमारी संस्कृति कहती है। संपत्ति क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं। ठीक है, तो हमने अब संपत्ति से पहले आप देखिए मैंने कौन सा शब्द यूज किया? संस्कृति। तो अगला आपका जो अधिकार होगा वो कौन सा होगा? संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। इसकी बात आपकी कहां की गई है? अनुच्छेद 29 और 30 में। कहां पे? 29 और 30 में। हम लोगों ने आर्टिकल 28 तक की बात कर ली। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में। तो आपका जो अनुच्छेद 29 है इसमें क्या कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है। कहां? आपके आर्टिकल 29 और 30 में। आर्टिकल 29 और 30 जो है आपका अल्पसंख्यकों के अधिकार के संरक्षण की बात करता है। ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। ये जो मैंने अल्पसंख्यक शब्द अभी जो प्रयोग किया अल्पसंख्यक शब्द, ये अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख मूल संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। क्या कि अल्पसंख्यक जो शब्द मैंने प्रयोग किया इसका उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है। हालांकि फिर भी 29वां आर्टिकल के बारे में अगर हम बात करें, मैंने कहा मूल संविधान में कहीं पे भी इसकी बात नहीं की गई है। अगर हम आर्टिकल 29 की बात करें तो ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए क्या कुछ उपबंधों का उल्लेख करता है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। क्या? अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का क्या अधिकार होगा। तो ये आपका कौन? आर्टिकल 29 उल्लेख करता है इस बात का। चलिए आर्टिकल 29 किसके संबंध में बात करता है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण में। किसके? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण में क्या कहता है कि धर्म, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार होगा। किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए। यह हमारा बात करता है आर्टिकल 29। राज्य इस संदर्भ में किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्या? राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। राज्य इस संदर्भ में
संदर्भ में क्या कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, हमारी जो बात हम 29 की कर रहे हैं, तो मैंने अभी आपको जस्ट 28 में बताया कि जो धार्मिक शिक्षा है, सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों में क्या धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, आर्टिकल 28। लेकिन आर्टिकल 29 यह कह रहा है कि किसी भी नागरिक को राज्य के किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी किसी भी राज्य के नागरिक को सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान में, ठीक है, धर्म, जाति या भाषा के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा या भेदभाव नहीं किया जाएगा। बहुत सिंपल सी बात कि आर्टिकल 29 इस बात का जिक्र करता है कि किसी भी सहायता प्राप्त संस्थान में किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आपका आर्टिकल 29 इस बात का उल्लेख करता है। आर्टिकल 29 इस बात का उल्लेख करता है। देखिए, अल्पसंख्यकों की अगर बात करी जाए तो हम अल्पसंख्यकों को दो प्रकार से जान सकते हैं। आर्टिकल 29 भी इस बात का उल्लेख करता है कि अल्पसंख्यक दो प्रकार से हो सकते हैं। या तो क्या कह सकते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक हो सकते हैं, या फिर धार्मिक अल्पसंख्यक हो सकते हैं कि किसी राज्य क्षेत्र में कुछ ऐसी धार्मिक लोग जिनकी संख्या बहुत ही कम हो, जो एक पार्टिकुलर धर्म को मानते हैं, वो कैसे आपके धार्मिक अल्पसंख्यक हो गए। और किसी भी राज्य क्षेत्र में रहने वाले वो लोग जो एक यूनिक भाषा बोलते हो या कोई ऐसी भाषा बोलते हो जो लोकल भाषा ना हो, जो आम नागरिक यूज ना करते हो, या आम नागरिक तो यूज करेंगे, लेकिन कि वो जो लोग हैं, जो थोड़े से लोग हैं, वो एक दूसरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो गए। तो आर्टिकल 29 इस बात की भी चर्चा करता है कि कौन कौन से अल्पसंख्यकों की बात करता है। एक तो भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक होंगे, और एक जो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक होंगे, उस बात का भी जिक्र आपका आर्टिकल 29 ही करता है। तो आर्टिकल 29 की हम लोगों ने बात कर ली। आर्टिकल 30 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 30 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 30 के बारे में बात करें, क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपने अनुसार अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने तथा प्रबंधन करने का अधिकार देता है। अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने तथा उन्हें उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना, यह हम आर्टिकल 30 की बात कर रहे हैं। शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रबंधन का अधिकार देता है। ठीक है, तो हमने ये आर्टिकल 30 के बारे में बात कर ली। आर्टिकल 30 देखिए कि अल्पसंख्यक जो है कि अपने बच्चों को जो धार्मिक भाषा सिखा सकते हैं। मान लीजिए हम मुस्लिम समुदाय की बात करें, तो उनको ये अधिकार है कि वो अपने बच्चों को उर्दू अरबी की शिक्षा दिला सकते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो 3 बातों की व्याख्या की गई है। कहां? आपकी आर्टिकल 30 में। कहां पे? आर्टिकल 30 में 3 बातों की व्याख्या की गई है। कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को धार्मिक भाषा सिखा सकता है। वो भाषा, वो शिक्षा वो कहां ग्रहण कर सकता है? कहां से? राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त संस्थानों में। ठीक है, कहां पे? राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त संस्थानों में। ऐसे संस्थान जिनको राज्य से मान्यता तो प्राप्त हो, लेकिन
कोई आर्थिक सहायता ना हो, और तीसरी बात क्या, राज्य से मान्यता प्राप्त लेकिन आर्थिक सहायता ना हो, और या फिर राज्य से मान्यता प्राप्त। तो ये 3 संस्थानों की बात की गई जहां पर क्या अल्पसंख्यक अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे सकते हैं, अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार है। कहां पे, आर्टिकल 30 में इस बात का जिक्र किया गया है। देखिए, जो आप देखे होंगे कि मदरसों में क्या उर्दू या अरबी की शिक्षा दी जाती है। कहां पे, मदरसों में। तो मदरसों में जो उर्दू शिक्षा देने का जो अधिकार है वो कहां पे आता है, आपका आर्टिकल 30 के अंतर्गत ही आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। आर्टिकल 30 इस बात का जिक्र करता है कि जो मदरसों में जो भाषाई शिक्षा है, जो अल्पसंख्यकों की भाषाई शिक्षा है, उसका अधिकार कहां पे है, मदरसों में जो शिक्षा है उसका अधिकार कहां, आपका आर्टिकल 30 ही उस बात का उल्लेख करता है। तो चलिए, जब हमने आर्टिकल 30 की बात कर ली, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार की बात कर ली, हमने बताया था आपका जो छठा अधिकार था वो कौन सा था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार वो कहां पे था आपका, आर्टिकल 31 में। कहां पे, आर्टिकल 31 में। देखिए, आर्टिकल 31 किसकी बात करता है, संपत्ति के अधिकार की, संपत्ति के अधिकार की, अधिकार की। तो आर्टिकल 31 जो है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। किसके द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसको क्या हटा दिया गया। ठीक है, हाँ, तो हम लोगों ने इसकी बात की कि इसको क्या 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। लेकिन फिर इसका हुआ क्या, क्योंकि ये तो आपका संवैधानिक अधिकार था, आपका संवैधानिक अधिकार था, तो इसको हटाकर अब क्या किया गया, इसको जोड़ दिया गया आपको 300 का में या कह सकते हैं 300A में। और इसको किस प्रकार का कानून बना दिया गया, इसको एक विधिक कानून बना दिया गया। कैसा, विधिक कानून, या कह सकते हैं हम इसको क्या, कानूनी दर्जा दे दिया गया, कानूनी दर्जा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। जो आर्टिकल 31 आपका संपत्ति का अधिकार है, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया जाता है, और कहां, आर्टिकल 300A में विधिक कानून का दर्जा या विधिक कानून की श्रेणी में इसको रख दिया जाता है, आर्टिकल 31 को। ठीक है, अब हम अगर आर्टिकल 31 की बात कर रहे हैं तो बहुत बार आप लोगों के दिमाग में सवाल आ जाता है, या कई बार एग्जाम में, परीक्षाओं में ये बात पूछ ली जाती है कि आर्टिकल 31A और B क्या है, आर्टिकल 31A और B क्या है। तो आर्टिकल 31A और B को, इसको कब जोड़ा गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आपका 1951 में हुआ था, उसके द्वारा आपका क्या, आर्टिकल 31A और B को जोड़ा गया था। किसको, आर्टिकल 31A और B को। इसके अंतर्गत क्या किया गया, कौन सी प्रावधान किया गया, उन कानूनों का उल्लेख किया गया आर्टिकल 31A और B में जिनको क्या न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ऐसे कानूनों का उल्लेख कहां पर किया गया, आपका आर्टिकल 31 में। क्या कहता है, ऐसे कानूनों का उल्लेख करता है, ऐसे कानूनों का उल्लेख करता है जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो भाइयों, तो ये बात आपको बहुत ही ध्यान रखनी है कि क्या आर्टिकल 31A B बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है आजकल। आर्टिकल 31A से या B से, या एक अभी और बचा है आर्टिकल 31C या आर्टिकल 31 गा कह सकते हैं उसको हिंदी में। तो ऐसे कानूनों का उल्लेख करता है आर्टिकल 31A और B जिनको क्या न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 31C क्या कहता है, चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 31C के बारे में। आर्टिकल 31 कब जोड़ा गया, आपका 25वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31C जोड़ा गया। कब, 25वें संविधान
25वें संविधान संशोधन के द्वारा, 25वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका क्या आर्टिकल 31C जोड़ा गया और कहा क्या, कहा कि अगर अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 19 में हमने कितने 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की थी, कहा कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का टकराव अगर नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 से हुआ तो अनुच्छेद 39 को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या क्या कहा कि आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 का टकराव यदि आर्टिकल 39 से हुआ तो क्या आर्टिकल 39 को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्या प्राथमिकता दी जाएगी। ये आपका बात कौन कहता है, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर इसका टकराव आर्टिकल 39 से हुआ तो ये क्या आर्टिकल क्या, हाँ आर्टिकल 39 को प्रायोरिटी दी जाएगी, यही बात आपकी, हाँ ये सही है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, आर्टिकल 39 को क्या प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये आपका 31C इस बात का उल्लेख करता है। तो चलिए हम अपने आखिरी जो संपत्ति के अधिकार के बात में जो हमारा आखिरी अधिकार बचा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उस बारे में भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब इतनी देर से इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि अब आपका थोड़ा सा जो रह गया है, एक छोटा सा जो ये लास्ट रह गया है वो मैं चाहता हूं कि इसी क्लास में कंप्लीट हो जाए, जिससे मैं अगली क्लास में आपको आज ही शायद शाम तक मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं फंडामेंटल राइट से वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि मैंने पिछली बार जो अभी क्वेश्चंस कराए थे, तो दोस्तों आपको वो जो PDF मैंने बताई थी वो कहाँ से मिल जाएगी, आप वो प्रेम एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपकी लिंक उसको आज आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप क्या वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर पाएंगे और वहीं पे आपको वो PDF अवेलेबल होगी, या जितनी भी PDFs इस चैनल के थ्रू जाएंगी वो आपको जितनी भी क्वेश्चंस की PDF होंगी वही प्रेम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगी। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की। आर्टिकल 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। किससे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 32 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। दूसरी बात ये क्या, डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही कि आर्टिकल 32 के बिना संपूर्ण संविधान अर्थविहीन है। क्या कहा, संपूर्ण संविधान अर्थविहीन है। ऐसा क्यों बोला गया, आखिर क्या रीजंस थे? तो उसका कारण ये था दोस्तों कि जो हमने अभी तक 5 मूल अधिकार पढ़े संपत्ति को, क्योंकि संपत्ति वाले अधिकार को हटा दिया गया तो ये हमारा इस प्रकार से 6ठा मूल अधिकार हुआ। कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अभी तक जो हम लोगों ने 5 मूल अधिकार पढ़े तो उनका संरक्षण कौन करता है, ये जो आपका 6ठा मूल अधिकार है वो ही उन 5 मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। देखिए खूबसूरती देखिए संविधान की कि मूल अधिकारों का संरक्षण कौन कर रहा है, खुद मूल अधिकार ही कर रहा है। तो आर्टिकल 32 इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 32 पहले मैंने जो 5 मूल अधिकार डिस्कस किए उनका संरक्षण करता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। क्या चर्चा करता है कि संवैधानिक उपचारों के माध्यम से, कैसे, संवैधानिक उपचारों के माध्यम से हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा कैसे की जाए, इस बात का उल्लेख कौन करता है, आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32। तो चलिए हम 32 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या है कि आर्टिकल 32 में देखिए कुछ इस प्रकार से बातें हैं कि जब भी आपके किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होगा, जब भी आपके किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर कुछ रिट्स दायर कर सकते हैं, कुछ रिट्स दे सकते हैं या आदेश जारी कर सकते हैं।
तो ये कौन कौन सी रिट्स हैं, इन रिट्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, आर्टिकल 32 क्या कहता है कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट 5 याचिकाएं जारी कर सकता है। कितनी? 5 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। क्या बात कहता है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन पर क्या सुप्रीम कोर्ट क्या आपकी 5 रिट्स जारी कर सकता है। अब वो 5 रिट्स कौन कौन सी हैं, इस बात की हम चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, 4 और ये 5। तो ये जो 5 रिट्स हैं आपकी, ये कौन जारी करता है? आपका सुप्रीम कोर्ट। तो पहली रिट्स आपकी कौन सी हो गई? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको बोल सकते हैं। इसको क्या और दूसरी और क्या कहते हैं? हैबियस कार्पस। देखिए, यह आपका अधिकार है कि मान लीजिए आप किसी भी सजा के अभियुक्त हैं तो आपको क्या मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह आपका मौलिक अधिकार है। इसी को क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस मामले में अगर आपको क्या प्रत्यक्ष रूप से वहां पे क्या कह सकते हैं इस प्रकार से कि अगर आपको हाजिर नहीं किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर, तो यहां पे आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। और इस दृष्टि में सुप्रीम कोर्ट क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका आप दायर कर सकते हैं, या बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका सुप्रीम कोर्ट दायर कर सकता है। इसको क्या हैबियस कार्पस कह सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रस्तुत करना। क्या? प्रस्तुत करना। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा कौन सा होता है? परमादेश। दूसरी याचिका कौन सी जारी कर सकते हैं? परमादेश। इसको क्या बोलते हैं? मैंडेमस। क्या? हम आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है क्या? किस बात का? ये सरकारी अधिकारियों या सरकारी प्राधिकरणों को ये आदेश देते हैं। ये किस लिए जारी किया जाता है कि जो उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनसे संबंधित जानकारी के लिए या कार्य ना करने के लिए पूछताछ की जाती है या सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। तो ये कौन सा हो गया आपका? परमादेश। ठीक। तीसरा कौन सा अगर बात करें? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसको क्या कहते हैं? रोकना। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? रोकना। ये कब जारी करता है सुप्रीम कोर्ट? जब भी किसी कार्यालय के द्वारा, जब भी किसी संस्था के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या प्रोहिबिशन की याचिका को दायर कर सकता है या जारी कर सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। चौथी अगर हम बात करें, उत्प्रेक्षण, सर्सियोरी। क्या? उत्प्रेक्षण। इसको और क्या बोल सकते हैं? सर्सियोरी। ठीक। तो इसके लिए क्या होता है कि प्रमाणित होना उच्च न्यायालय द्वारा, अधीनस्थ न्यायालयों। देखिए क्योंकि ये बहुत ही समझने वाली बात है इसलिए आपको ध्यान से बता रहा हूं कि उच्च न्यायालयों द्वारा जारी, अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को क्या या लंबित मामलों के स्थानांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या इन संस्थाओं को सीधे पत्र जारी कर सकता है। क्या? सीधे पत्र जारी कर सकता है। अगर हम बात करें पांचवें की,
पांचवा क्या कहता है आपका, अधिकार प्रच्छा। क्या, अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, को वारंटो। को वारंटो। ये कब जारी किया जाता है, ये कब जारी किया जाता है, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी पद को अवैध रूप से धारण कर ले। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी पद को अवैध रूप से धारण कर ले जिसकी वह आहर्ताएं या एलिजिबिलिटी को पूरा ना करता हो, तो इस स्थिति में क्या सुप्रीम कोर्ट ये अधिकार प्रच्छा की जो याचिका है उसको उस व्यक्ति के खिलाफ जारी कर सकता है। मामला जब भी सामने आएगा तो इस रिट की सहायता से उस व्यक्ति को ये याचिका जारी की जा सकती है। तो ये 5 याचिकाएं हो गई। तो देखिए ये जो 5 याचिकाएं हैं ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। यही बात जो आपकी आर्टिकल 226 के में लिखी है, 226 में उच्च न्यायालय भी यही 5 उच्च न्यायालय भी यही 5 याचिकाएं जारी करता है। ये 5 याचिकाएं जारी करता है, लेकिन उच्च न्यायालय क्या एक छठी याचिका भी जारी करता है। कौन सी, एक छठी याचिका भी जारी करता है। उसको क्या बोलते हैं, इंजंक्शन। क्या बोलते हैं, इंजंक्शन। क्या, इंजंक्शन। छठी याचिका क्या है, इंजंक्शन। इंजंक्शन। तो ये याचिका कब जारी करता है, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले पर इंतरिम रिलीफ चाहिए, तुरंत के तुरंत अगर रिलीफ चाहिए, ठीक है, तो वो 226 के अंतर्गत इंजंक्शन रिट दायर कर सकता है या जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं मूल अधिकारों के मामले में उच्च न्यायालय से कम है या हाई कोर्ट से कम है। देख सकते हैं हम किस प्रकार से कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 रिट्स दायर कर सकता है और वो हाई कोर्ट आपका क्या एक छठी रिट भी दायर जारी कर सकता है। कौन सी, इंजंक्शन। तो इस प्रकार हम भी देख सकते हैं कि क्या उच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल है मूल अधिकारों के मामले में, ठीक है। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट्स जारी कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है आपका, उच्च न्यायालय है आपका, वो मूल अधिकारों के उल्लंघन पर भी तथा विधिक मामलों में, विधिक या कानूनी मामलों में भी क्या रिट्स जारी कर सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो हमने छठी याचिका के बारे में बात कर ली और इस बात को भी जान लिया कि उच्च न्यायालय 6 याचिकाएं जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट कितनी, 5 याचिकाएं जारी कर सकता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। जब यहां तक बात हो गई, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मूल अधिकार हम कहां से कहां तक पढ़ेंगे, आर्टिकल 12 से 29 के बीच में हम मूल अधिकारों की चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल आपका 33 क्या कहता है, 33 क्या कह सकता है। 33 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 33 इस बात का उल्लेख करता है कि संसद कानून बनाकर अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों या प्राइवेट एजेंसीज बलों को के मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 33 क्या कहता है आपका, आर्टिकल 33 आपका क्या कहता है कि क्या संसद कानून बनाकर सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, सैनिक बलों तथा एजेंसियों, जो प्राइवेट एजेंसी, जो एजेंसीज हैं आपकी, जैसे मान लीजिए CIA हो गया आपका, वो जो बाहर का है, इंडिया का भी है ऐसा ही, तो इन एजेंसियों पर क्या इनके मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, लेकिन कैसे, संसद में कानून बनाकर। आर्टिकल 33 आपका इस बात का जिक्र करता है। तो आर्टिकल 33 के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। आर्टिकल 34 क्या कहता है, आर्टिकल 34 क्या कहता है, आर्टिकल 34 कहता है कि भारत में मूल अधिकारों पर सिर्फ तभी प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब क्या देश में मार्शल लॉ लागू हो, मार्शल लॉ लागू हो, मार्शल लॉ लागू हो।
इस बात को आपको ध्यान से समझ लेना होगा कि आर्टिकल 34 इस बात का जिक्र करता है कि मूल अधिकारों पर तभी प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि जब देश में मार्शल लॉ लागू हो। तो आर्टिकल 34 इस बात की व्याख्या करता है। आर्टिकल 35 के संदर्भ में क्या, आर्टिकल 35 उन सभी अनुच्छेदों का जिक्र करता है। आर्टिकल मौलिक संदर्भ में कुछ बातें ऐसी हैं, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर क्या, जो कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास, सिर्फ संसद के पास में है। वो कौन कौन सी बातें हैं वो आपका आर्टिकल 35 बात करता है उस बारे में। तो आर्टिकल 35 क्या क्या कहता है, आर्टिकल 35 क्या कहता है कि संसद किन किन मामलों में कानून बना सकती है। पहली बात तो 16(3) के रिस्पेक्ट में, 16(3) जो हमने आर्टिकल पढ़ा था, 16(3) के तहत जो भी प्रावधान किए जाएंगे उन प्रावधानों को करने का जो अधिकार है वो प्रावधानों का करने का अधिकार किसके पास है, केवल और केवल संसद के पास में है। दूसरी बात क्या, दूसरी बात क्या कि आर्टिकल 32 का 3, आर्टिकल 32 का 3 क्या कहा कि तहत जो भी प्रावधान किए जाएंगे, आर्टिकल 32(3) के तहत जो भी प्रावधान किए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन, संसद कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है। अनुच्छेद 33 के संदर्भ में कानून बनाने का भी अधिकार किसको है, संसद को। अनुच्छेद 33 के संदर्भ में भी कानून बनाने का अधिकार किसको है, 33 को। अनुच्छेद 33 अभी हमने क्या पढ़ा था कि सशस्त्र बलों, अर्धशस्त्र बलों और आपके पुलिस बलों के मौलिक अधिकारों में क्या संसद जो है संसद जो है कानून बनाकर कटौती कर सकती है। तो इस बात की चर्चा हम लोगों ने अनुच्छेद 33 में की थी। तो 35 में सिर्फ इस बात का जिक्र है कि कौन कौन से कानून, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जिनमें संसद कानून बनाकर कोई भी प्रावधान कर सकती है। तो आपका अनुच्छेद 33 हो गया। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत भी जो भी प्रावधान किए जाएंगे वो संसद के द्वारा कानून बनाकर ही किए जाएंगे। अनुच्छेद 34 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मूल अधिकारों पर तभी प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब देश में क्या, मार्शल लॉ लागू हो। कब, जब देश में मार्शल लॉ लागू हो। तो दोस्तों आज का जो चर्चा का विषय था ये यहीं तक था, आपका आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 35 क्या कह रहा था, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो सिर्फ किसके पास होता है, संसद के पास में है। इस बात को आप बहुत ही ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जब भी कोई कानून बनेगा वो कौन बनाएगा, भारत की संसद ही बनाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मौलिक अधिकारों, अगर आपसे कोई सीधा सीधा सवाल पूछ ले कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन कानून बनाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए था, संसद। संसद ही आपका मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कानून बनाती है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था, हमने मूल अधिकारों की चर्चा कर ली। 6 मूल अधिकारों के बारे में हमने चर्चा कर ली दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में और कहाँ पे, भाग 3 में। तो दोस्तों मुझे ऐसी आशा है कि मैंने जो भी यहाँ पे कंटेंट आपको दिया है, मैं जितना आपको डिलीवर कर पाया हूँ, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अपना 100% हमेशा ही दे पाऊँ। तो मैंने आज भी वही कोशिश की कि आपको अपना 100% दे पाऊँ। तो देखिए, दिल में अगर आपने ठान लिया है कि आपको करना है तो आपको करने से कोई नहीं रोक सकता। इस जुनून के साथ में आपको पढ़ाई करनी होगी, उस लगन के साथ में आपको पढ़ाई करनी होगी कि आपका जो लक्ष्य है वो आपकी आंखों के सामने दिखना चाहिए, आपको लगना चाहिए, आप जो बनना चाहते हैं वो आपको अंदर से फील आना चाहिए कि हाँ मैं वही हूँ। आप अगर यूपीएसआई वैकेंसी की तलाश में हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, तो अंदर से ये फील करिए कि हाँ मैं दरोगा हूँ, हाँ मैं दरोगा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कानून के दायरे में कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं अपना इतिहास अपने हाथों लिख सकता हूँ। तो उसी इतिहास को लिखने के लिए आप जुड़ते हैं हमारे साथ में, हमारे चैनल प्रेम एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ में कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे,
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए प्रेम एकेडमी से। धन्यवाद।